गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्बिबिशन, अंतःशोषण या अंतःचूषण। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के अंदर हम 3 फिनोमिनाज या टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले थे। पहला था डिफ्यूजन या विसरण, दूसरा था परासरण या ऑस्मोसिस, और जो थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो था इम्बिबिशन या अंतःशोषण या अंतःचूषण। आपने जो लास्ट जो 2 टॉपिक हैं उनके बारे में आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, या जो आपके प्रीवियस क्लासेस हैं या लोअर क्लासेस हैं उनमें आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये जो टर्म है ये आप आज पहली बार सुन रहे होंगे और फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो जितना आप कंसंट्रेट होके, जितना आप दिमाग लगा के उसको सीखोगे वो उतना ही लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी। कहते हैं ना कि फर्स्ट बार अगर कोई चोट की गई है वो लंबे टाइम तक रहती है, तो वैसे ही ये टॉपिक आपकी लाइफ में फर्स्ट बार आया है, आप इसे फर्स्ट बार सीख रहे हैं, तो आप इसे अच्छी तरह समझिए जिससे आपकी को ये लंबे टाइम तक ये टॉपिक याद रहे। स्टूडेंट्स, एम्बिबिशंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब सीखने से पहले हम इसके डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अभी जो रेनी सीजन चल रहा है, बरसात के दिन चल रहे हैं, माना बरसात नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही है ना, केवल बादल आ जाते हैं, है ना, मौसम ऐसा लगता है कि भाई बारिश का हो गया, हाँ बारिश बहुत भयंकर आने वाली है, लेकिन बस वही है कि दिखाने हाथी दांत जैसे, है ना, केवल बादल दिखाई देते हैं, बारिश नहीं आ रही। लेकिन आपने कभी फील किया होगा कि बारिश के दिनों में जो हमारे घरों के जो लकड़ी के दरवाजे हैं, है ना, वो नमी अवशोषित करके, मॉइस्ट एब्जॉर्ब करके वो फूल जाते हैं, और ऐसे फूलते हैं कि अगर बंद हो गए तो खुलेंगे नहीं, और अगर खुल गए तो बंद नहीं होने के, है ना। या कई बार वो नीचे जो फर्श है उससे रगड़ खाने लगते हैं, है ना, आपकी फर्श पे निशान कर देते हैं, है ना। एक तो ये इम्बिबिशन का ही एग्जाम्पल है ना, ऐसा बारिश के दिनों में होता है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपको दिख रहा है कि इस इमेज में कि ये जो आपका लकड़ी का दरवाजा है ये स्वेल अप हो गया मॉइस्ट एब्जॉर्ब करके, अब भैया ये बंद ही नहीं हो रहा, ठीक है। एक आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे अपने जो सीड्स हैं या स्प्राउट्स हैं, है ना, उनको आपने रात में रखा, आधा कप आपने इसको पानी में भिगो के रख दिया, और आप जब मॉर्निंग में देखते हैं तो आप देखते हैं कि भाई वो जो है स्वेल अप होके क्या होते हैं, कम से कम आपका पूरा जो कप है वो कवर कर लेते हैं, है ना, उनकी जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं ना, एक जो आपका बीकर है उसमें आपने ड्राई सीड लिए और वो वाटर एब्जॉर्ब करके आप देखो कितना फूल गए, ऐसा क्या है ना, ये भी इम्बिबिशंस का एग्जाम्पल है ना। और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे सीड्स है ना, आपने इसको सॉइल में उगा दिया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, उस सीड से क्या होंगे, ये पूरा प्लांट जनरेट होगा, है ना। ये भी क्या है, इम्बिबिशन का ही एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, वास्तव में इम्बिबिशंस क्या है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि आपने रॉबर्ट कॉर्क वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, रॉबर्ट हुक वाला, कि फर्स्ट जो सेल जो डिस्कवर की गई थी वो डेड सेल थी। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाए हुए जो माइक्रोस्कोप से जो प्लांट का जो पार्ट देखा था वो क्या देखा था, नॉन लिविंग या निर्जीव कोशिका भित्ति या सेल वॉल उसने विजुलाइज की थी, जो हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी, वो वास्तव में क्या थी, उसकी सेल वॉल थी, निर्जीव पार्ट था। क्योंकि कॉर्क की जो सेल्स होती हैं, कॉर्क होती है वो निर्जीव पार्ट होता है ना, तो उसमें केवल सेल वॉल थी, और सेल वॉल सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए क्या है, परमेबल है। विलेय और विलायक दोनों के लिए क्या है, परमेबल है, किसी को भी नहीं रोकती, कोई भी चाहे आर पार चले जाए उसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो किसी के मार्ग में क्या है, बाधा या अवरोध क्रिएट नहीं करती। अब लकड़ी का दरवाजा है, उसके अंदर क्या होगा,
डेड पार्ट है प्लांट का, उसके अंदर केवल क्या होगा, सेल वॉल होगी, है ना। बाकी न्यूक्लियस व्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म वगैरह उसमें कुछ नहीं होता। अगर अपन सीड्स की बात कर रहे हैं या आपके जो जो पल्सेज हैं, क्रेल्स हैं, अपन उनकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ सेल वॉल तो है ही, है ना, सेल मेम्ब्रेन भी वहाँ प्रेजेंट रहेगी कि वो लिविंग स्ट्रक्चर है ना, माना वो सुसुप्त अवस्था में है लेकिन डोरमेंसी वाली कंडीशन में है, लेकिन लिविंग वाली कंडीशन में। तो वास्तव में इम्बिबिशन है क्या? इम्बिबिशन क्या है? आपको पता है प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज, मतलब पैक्टिन प्लस सेलुलोज की बनी होती है। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, जल स्नेही कोलाइड होता है, जल को अवशोषित करने वाले होते हैं, और ये जल को अवशोषित करके क्या होते हैं, फूल जाते हैं। इनकी टेक्सचर, इनकी बुनावट कुछ इस टाइप की होती है कि वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके क्या है, फूल जाते हैं। एक छोटी छोटी गोलियां आती हैं जिलेटिन की, अगर आप उनको पानी में डाल दें तो वो क्या होती हैं, फूल जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल है इम्बिबिशन का। क्या? कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं। कोलाइड्स क्या होते हैं, आपने विलियन के प्रकार पढ़े होंगे, उसमें ही एक जैसे एक गिलास है, उसमें आपने पानी डाल दिया, उसमें चीनी घोल दी, तो जो आपका जो चीनी है ना, जिसको आप सॉल्यूट या विले बोलते हैं, वो क्या हो गई, परिक्षिप्त अवस्था में हो गई, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर आप कांच के गिलास के पानी के अंदर अगर आप साबुन घोलेंगे तो साबुन घुला हुआ है, आप उसको छानेंगे तो वो छन भी जाएगा, लेकिन उसके पार्टिकल आपको कांच के गिलास में दिखाई दे रहे हैं। जब आपको विलय या परिक्षिप्त माध्यम के जो पार्टिकल अगर आपको दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार का जो मीडियम है या विलियन है वो कोलाइड कहलाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जल स्नेही नेचर के होते हैं, और वो जल एब्जॉर्ब करके क्या होते हैं, फूल जाते हैं, राइट। दैट इज दिस प्रोसेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इम्बिबिशन, अंतः शोषण या अंतः चूषण। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स इज नॉन एज इम्बिबिशन। इसके एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय वुड, दैट एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप एम्बिबिशन को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ड्राई रेजिन ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, है ना, या आप कोई क्रेल्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, और आप उसको कुछ टाइम तक पानी में रख दें, कुछ घंटों के लिए, तो वो क्या होती है, फूल जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इम्बिबिशन का। क्लियर? यही एग्जाम्पल आपने एंडोस्मोसिस में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो इसकी सेल वॉल है, देखो सेल के अंदर पानी आ रहा है, दैट इज एंडोस्मोसिस, लेकिन जो उसकी सेल वॉल है वो भी स्वेलअप हो रही, से आपके घर के अंदर पानी भर गया तो वो तो एंडोस्मोसिस। क्लियर? लेकिन जो घर की दीवारें हैं वो भी पानी को एब्जॉर्ब करके फूल गई, दैट इज इम्बिबिशन। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इम्बिबिशन, इम्बिबिशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? पहला है नेचर ऑफ इम्बिबिशन, अंतः शोषण की प्रकृति। यस, अगर जो पदार्थ आप काम में ले रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, वो एगार एगार की होती है, वो अपने वेट का 90% वाटर एब्जॉर्ब करता है। यस, सबसे ज़्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या इम्बिबिशन की जो एबिलिटी है वो एगार एगार की होती है। पैक्टिन है, सेलुलोज है, जिलेटिन है ना, ये सब्सटेंस है, इन सब में इम्बिबिशन की एबिलिटी है। लेकिन स्टार्च है ना, इन सब में इम्बिबिशन की एबिलिटी है, लेकिन सब में अलग अलग, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर भी क्या है, इम्बिबिशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है ना, अगर जो सब्सटेंस आप काम में ले रहे हैं अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इम्बिबिशन, आप देखते हैं मोस्टली क्या होता है, मॉइस्ट है वो इम्बिबिशन को प्रमोट करती है ना। आगे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है ना, अगर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इम्बिबिशन क्या होगा,
ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना। जितने ज़्यादा पार्टिकल प्यासे होंगे उतने ही पानी आपको ज़्यादा चाहिए इनको प्यासों को पिलाने के लिए। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल अगर ज़्यादा हैं तो क्या होगा, उतना ही वो वाटर को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे। आ गया सरफेस एरिया ऑफ इम्बिशन। यस, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इम्बिशन की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जो डेफिनेशंस आपको एग्जाम में लिख कर आनी है, जो आपके टेक्स्ट बुक या आपके बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड बाय सॉलिड विदाउट फॉर्मिंग एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड इम्बिबिशन। मतलब जब कोई पदार्थ के ठोस कण द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अवशोषण होता है तो इसे अपन बोलते हैं अंतः शोषण। मीन्स जब कोई सॉलिड है ना, जब कोई ठोस पार्टिकल किसी भी लिक्विड को उसका बिना सॉल्यूशन बनाए अगर उसको एब्जॉर्व करता है, जैसे सेल्लोज है वो वाटर को एब्जॉर्व कर रहा है, तो उसको डिजोल्व करके नहीं, वो सीधा वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है ना। इसको अपन बोलते हैं इम्बिबिशन। और इम्बिबिशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर इसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर, टेक्सचर ऑफ इनहिबिटेंट, है ना, डिफरेंस ऑफ एफिनिटी एंड वाटर पोटेंशियल, जैसे तापक्रम है ना, जो टेक्सचर है उसकी बनावट है ना, ये फैक्टर्स क्या है, इम्बिबिशन को इफेक्ट करते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अपन ने पढ़ा है कि इम्बिबिशन के कारण ही आपके जो सीड्स हैं वो क्या होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाते हैं, और उसी के कारण उनका जो टेस्टा है, टैगमैन है या सीड कोट है, वो क्या होता है, फट जाता है, और वो सीड को जर्मिनेट होने में क्या करता है, हेल्प करता है। और इसी के साथ अपने पढ़ा था कि जिससे जो प्लांट्स निकल रहे हैं, जिसको बोलते हैं अपन पुनः, जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रोथेलस क्रिएट होता है ना, रीजन, इसको रिसरेक्शन या पुनः जीवन बोलते हैं, है ना। वो सब किसके कारण होगा, अंतः शोषण के कारण होता है। तो आपको केवल क्या याद रखना है, इम्बिबिशन की डेफिनेशन नंबर 1, दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग इम्बिबिशन नंबर 2, और इम्पोर्टेंस ऑफ इम्बिबिशन आपके सिलेबस में 2 हैं जिनको आपको जानना है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आपके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे मैं आपको और थोड़ा सा अच्छी तरह आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, कि जैसे ना आपके पास एक कार्टून है गत्ते वाला, है ना, तो ये प्लांट सेल है, डेड प्लांट सेल है ना, बीच में जो न्यूक्लियस वूक्लियस कार्टून के अंदर कुछ नहीं भरा हुआ, और आपका जो कार्टून का जो गत्ता है वो सेल वॉल मान लो, आपने उसको पानी में डाल दिया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, गत्ता है ना वो फूल जाएगा। गत्ते के फूलने से क्या होगा कि आपके जो सेल वॉल है ना, वो क्या होगी, स्वेल अप हो जाएगी, क्योंकि किसकी बनी है वो, सेलोज और पैक्टिन की, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इम्बिबिशन में जो सेल वॉल है, जो सेलोज पैक्टिन की बनी हुई है, वो क्या होती है, सेल अप हो जाती है वाटर को एब्जॉर्ब करके। क्लियर। तो स्टूडेंट्स मेरा मानना है कि आपके टॉपिक ये समझ में आया होगा, और हम जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपने लेसन नंबर 4 नहीं पढ़ाया क्या कुछ। बेटा देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, है ना, इस कोरोना के कारण, और कब स्कूल कॉलेज आपके ओपन हो ये भी हम नहीं कह सकते। तो सीबीएसई ने अपना सिलेबस कम किया, तो आरबीएसई भी अपना सिलेबस जाहिर सी बात है कम करेगी, क्योंकि अभी तक तो मुझे मेरा मानना है कि कुछ ऐसे जो चैप्टर्स हैं जो वो कम कर सकती है ना। तो मेरा मानना है कि अगर वो कम भी करती है तो शायद 4th चैप्टर को हटा दे, है ना। नहीं हटाएंगी तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, और अगर वो अगर हटा देती हैं तो अपने लिए अपना टाइम बचा है। तो आप बस जितना पढ़ाया जा रहा है आप उस पर फोकस करें,
है ना। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क भी तैयार कर रहा था, आपके को मैं कुछ डिजीज़ की टेबल बनाने के लिए सोच रहा था, पर जब तक सिलेबस नहीं आया था ना तब तक मैंने उसको थोड़ा सा स्टैंड बाय मोड पे रख रखा है ना। जैसे आपने टेक्स्ट बुक खरीद ली होगी तो लास्ट में कुछ टेक्निक्स हैं, है ना, डिजीज़ हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, है ना। मैं सोचा कि चलो बच्चे अगर घर पे बैठे हुए हैं आप लोग, तो आपसे कुछ होमवर्क करा लेते हैं ना, टेबल तैयार करा लेते हैं, है ना, उनके कुछ छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स तैयार करा लेते हैं एक एक पेज के अंदर। पर जब तक सिलेबस एक बार क्लियरिफिकेशन नहीं आया था तब तक मैंने अभी उनको स्टैंड बाय मोड पे रख रखा है। जैसे ही अगर वो रिलीज होता है तो फिर अपन पढ़ने के साथ साथ, रेगुलर पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करेंगे। और आई होप आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि, और आप सब समझदार हैं, अभी ये जो पेंडेमिक है ना, ये महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है और शायद अपनी चरम सीमा पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। बारिश का मौसम है, आपके सर्दी जुकाम, है ना, हो सकती है नॉर्मली। अगर आपके सर्दी जुकाम है तो आप मेडिसिन लें, है ना। घर से बाहर बिल्कुल जहाँ तक हो सके नहीं निकलें, और निकलते भी हैं तो मास्क लगा कर निकलें। आते ही घर का गेट खोलने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें। और अगर आप बाहर भीड़ भाड़ इलाके में गए हैं तो आते ही आप अपने कपड़े धोने के लिए डाल दें, और अगर आप स्नान कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में, है ना, जाकर आएँ तो, है ना। तो इससे क्या है कि आप प्रोटेक्ट रहेंगे। और अगर आप घर में रहने से ही, अगर मान लो आपके घर में कोई बाहर नहीं जा रहा और एसी या कूलर चलाने से या किसी कारण से आपको सर्दी जुकाम हो गई है, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना। आप नॉर्मली अपनी मेडिसिन लें, है ना, आप ठीक हो जाएंगे। बस बाहर निकलें या आपका परिवार का कोई मेंबर अगर बाहर जा रहा है तो थोड़ा सा आप खुद भी अवेयर रहें और उनसे भी उनको भी आगाह करते रहें, रिक्वेस्ट करते रहें कि आप बाहर ना निकलें। और ख़ास तौर पे अपने घर के परिवार, जो फैमिली के जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, है ना, उनको थोड़ा सा समझाएं। जैसे कई बार समझाना मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि हम तो बाहर निकलते हैं केयरफुली, लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि यार तुम तो बाहर जाते हो, मेरे को जाने से रोकते हो। ठीक है, कई बार गुस्सा हो जाती है, लेकिन मैंने बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ कि नहीं, आप किसी कीमत पे बाहर नहीं जाओगे। क्योंकि मम्मी बाहर जाएगी तो मम्मी को थोड़ी पता है कि किस सरफेस को टच करना है, किससे क्या क्या करना है ना। मास्क अगर बात करते हो जरा सा हटा लिया तो थोड़ा सा आपको, लेकिन आप समझदार हैं, रिक्वेस्ट करें उनसे। और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।